At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक ने चुनी शांति तो दूसरे ने नफरत। एक ने चुना संतोष तो दूसरे ने लालच। एक ने चुना धर्मनिरपेक्षता तो दूसरे ने मजहब। एक ने चुना तरक्की तो दूसरे ने आतंकवाद। एक ने चुना लोकतंत्र तो दूसरे ने अराजकता। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की। आजादी एक साथ मिली, लेकिन 75 साल में एक बन गया दुनिया का महानतम देश और दूसरा बर्बाद, तबाह और दुनिया के लिए आतंक का अड्डा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 75 साल पहले आजादी के साथ ही भारत के भूभाग पर बंटवारे की एक ऐसी लकीर खींची जिसने जमीन, जंगल, लोग, निष्ठा, यहां तक कि विचारों को भी बांट दिया। भारत से अलग हुए टुकड़े का नामकरण हुआ पाकिस्तान। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी नियति और नीतियां चुनी। 75 साल बाद आज भारत कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया। जो खेल शुरू हुआ था लकीरों से, वो कितना पहुंचा तकदीरों तक। तय यह हुआ था कि भारत की आजादी बंटवारे की बुनियाद पर रखी जाएगी, लेकिन बंटवारा किसी नक्शे पर खींची गई कोई एक लकीर नहीं था जिसे खींचा जाता और बंट जाता सब कुछ। ये बंटवारा था एक राष्ट्र के दो टुकड़े करके नए देश के अस्तित्व में आने का। लिहाजा सरहदें और सीमाएं तय होने से पहले यह तय किया गया कि क्या क्या बटेगा। हजारों वर्षों की विरासत, सैकड़ों सालों की गुलामी से मुक्ति, विशाल आबादी, अलग अलग भाषाओं परंपराओं में बटा देश। आजादी के साथ ही भारत की जिम्मेदारी जितनी बड़ी थी, मजहब के नाम पर एक टुकड़ा लेकर अलग होने वाले पाकिस्तान का लालच उतना ही बड़ा। वो पैसों से लेकर एक एक कुर्सी, मेज, यहाँ तक कि बर्तनों के बंटवारे पर अड़ गया। सबसे पहले तय हुआ कि भारत की कुल रकम का 17.5% पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके बाद बाकी चल अचल संपत्ति में से 80% भारत को और शेष 20% पाकिस्तान को। पूरे देश में से जो सामान मिला वो ये था: क्लर्कों की 425 मेजें, 85 कुल बड़ी मेजें, अधिकारियों की 85 कुर्सियां, 850 कुल कुर्सियां, हैट टांगने के 50 खूंटी स्टैंड, दर्पण लगे 6 खूंटी स्टैंड, किताबें रखने की कुल 130 अलमारियां, लोहे की 4 तिजोरियां, 20 टेबल लैंप, 120 पंखे, 170 टाइपराइटर, 120 घड़ियां, 110 साइकिलें, 600 कलमदान, कार्यालय की 3 मोटर, 2 सोफा सेट और 40 कमोड। सामान के बाद सड़कें और रेल भी बटी। भारत की कुल 18,077 मील सड़कों में से 4,913 मील सड़कें और 26,421 मील रेल लाइन में से 7,112 मील पाकिस्तान को देने का निर्णय हुआ। And now the time comes when we shall redeem our pledge. अधिकारियों से अपनी अपनी मर्जी से देश चुनने को कहा गया और उनका भी बंटवारा हुआ। चपरासी, नौकर चाकर सब बटे। गाड़ी घोड़ा, सेना के जवान और अफसर भी मजहब और धर्म के आधार पर बांट दिए गए। जिन्ना की जिद पाकिस्तान निर्माण की खुशी से ज्यादा भारत से चिढ़ और कमतरी के एहसास के आधार पर थी। देखिए, बंटवारे के वक्त एक्चुअली जो हुआ था वो आबादी का बंटवारा हो गया था। सरकारी ऑफिसर्स थे या प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे, इधर जो मुसलमान इधर थे बहुत से, वो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। पाकिस्तान से लोग जो वहाँ के रेलवेज़ या दूसरी चीज़ों में काम कर रहे थे डिपार्टमेंट्स में, वो भारत की तरफ आ गए। सेना के साथ भी यही हुआ। सेना की पठान जो बटालियन थी वो उधर चली गई और बहुत से सैनिक भी उधर गए। उधर जो बहुत से सैनिक थे पोस्टेड नॉन मुस्लिम्स, वो भारत की तरफ आए।
जिन्ना जिस तरीके के मुस्लिम लीग जिस तरह से बंटवारे के लिए बातें कर रहे थे और जिस तरीके से झगड़े शुरू हो गए, जिसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल है इन झगड़ों का, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। और फिर उसके बाद हालात बिगड़ते गए और एक बड़ा ट्रांसफ़र लोगों का भी हुआ और ऑफिशियल्स का भी हुआ, सभी चीज़ें बढ़ गई। कुल सामान के बंटवारे में 73 दिन लगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आ गया। 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता की तारीख बनी। Or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सारी जगह रोशनी, लड्डू बट रहे थे, खूब बड़ा दोना गहरा, उसमें भर के जलेबी और भर के हरे मटर हर एक को दिए जा रहे थे। पूरे शहर में रोशनी की गई थी और जगह जगह मतलब लोग जाके देश का उत्सव मना रहे थे। चौक घंटा घर में मनाया गया। फिर यूनिवर्सिटी हम लोगों को ले गए, कालका प्रसाद अवस्थी जी, वो बड़े देशभक्त थे, छुप छुप के शहीदों को खाना पहुंचाया करते थे, वो हम लोग को ले गए। फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आनंद भवन, जाने कहाँ कहाँ ले गए हम लोग ने। खूब जय जय जन्मभूमि जननी मम प्यारी, जल की जहाँ बहत धार डोलत शीतल बयार, ये हम लोग ने सब गाया था। इस बंटवारे में बहुत कुछ बंटा। सबसे ज्यादा जो चीज बंटी वो थी विश्वास। पाकिस्तान एक एक चीज बराबर बांटने के बाद भी कुंठित था। उसकी नजर कश्मीर और भारत की शांति पर थी। लेकिन अब आजादी के बाद भारत को अपना भाग्य बुनना था और पाकिस्तान को अपना नसीब। जिसने जो चुना उसी से आज के शक्तिशाली भारत और बदनाम पाकिस्तान की तस्वीर बनी। आजादी मिलने के साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और अपनी बदनीयती जाहिर कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने तब ये नहीं सोचा होगा कि कश्मीर पर जो नीति उस वक्त वो बना रहा है वो आगे चलकर उसके पूरे वजूद को नेस्त नाबूद कर देगी। भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को एक दुश्मन पड़ोसी की तरह स्वीकार कर लिया और नव निर्माण में लग गया। भारत ने लोकतंत्र को चुना। 1950 में लिखित संविधान लागू होने के साथ भारत एक गणराज्य बन गया। पाकिस्तान को अपना आधा अधूरा संविधान बनाने में 26 साल लगे। जिन्ना की मौत पाकिस्तान निर्माण के 13 महीने बाद ही हो गई और कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जिन्ना के आखिरी शब्द थे कि पाकिस्तान बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जिन्ना की मौत के साथ ही पाकिस्तान में सत्ता का लालच बोलने लगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1958 तक पाकिस्तान में 8 प्रधानमंत्री अधूरे कार्यकाल के साथ विदा ले चुके थे। इसके बाद पाकिस्तान के बचे कुचे लोकतंत्र को जनरल अय्यूब ने फौजी बूटों तले रौंद दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। पाकिस्तान के मुकाबले हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ। वहाँ उसी तरह का पुराना तंत्र जो है वो चलता रहा। जबकि सरकार मॉडर्न थी। लियाकत अली खान और नेहरू का पैक्ट हुआ जिसमें कहा गया एक दूसरे के साथ बातचीत में कि हम एक दूसरे की माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे, उनके हितों का ख्याल रखेंगे, जिसको हमने बड़े कॉन्शियसली बीइंग अ डेमोक्रेसी फॉलो किया, आज तक भी कर रहे हैं। अब कुछ मुद्दे पैदा हो रहे हैं लेकिन उन इश्यूज़ को हमने ध्यान में रखा। लेकिन पाकिस्तान में उस पर किसी ने कोई ईमानदारी से फॉलो नहीं किया। जनरल अय्यूब खान के बाद जनरल याह्या खान के लंबे फौजी शासन के बाद 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नवे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान भी लागू कराया, लेकिन जनरल जियाउल हक ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया और एक बार फिर पाकिस्तान फौजी हुकूमत के हाथों में चला गया। जियाउल हक के शासन में पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट में बदलता चला गया, जिसकी तस्वीर आज दुनिया के सामने है। जनरल जियाउल हक के आने के बाद से पूरी तरीके से वहाँ पे कट्टरपंथी ताकतों का कब्जा हो गया। शुरू से ही पाकिस्तान में जो इस्लामिक फोर्सेस थे, कट्टरपंथी इस्लामिक फोर्सेस थे, उनका वर्चस्व वहाँ पे बना हुआ था। वो एक
क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी तो जो भी लेजिटिमेसी जो थी वो हम देखते थे पाकिस्तान की सेना को वहाँ की धार्मिक संस्थाएं कट्टरपंथी मुहैया करती थी, वही उनको लेजिटिमेसी प्रदान करती थी। जब भी मिलिट्री कू होता था वो सबसे पहले उसके समर्थन करती थी। पाकिस्तान इसके बाद से कई दशक तक हमेशा मजहब, अमेरिका और आर्मी के भरोसे ही चलता रहा। आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान जन्नत बन गया। परवेज मुशर्रफ समेत 4 बार पाकिस्तान फौजी जनरलों के हाथों तानाशाही हुकूमत का गढ़ बना रहा। पाकिस्तान में आजादी के 75 साल बाद भी एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, जबकि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान ने भारत पर बार बार हमले बोले, आतंकवाद को हवा दी, लेकिन भारत की बराबरी करने की कोशिशों में वो बार बार जमीन पर आकर गिरा। जिस मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना था 1971 में, वो पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में टूट गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान ने फिर भी भारत को नुकसान पहुंचाने की जिद नहीं छोड़ी। 75 साल बाद आज पाकिस्तान के कई प्रांतों से आजादी की आवाजें उठ रही हैं, जिसकी सूरत में पाकिस्तान कभी भी कई और टुकड़ों में बंट सकता है। 75 साल बाद भारत कहां आ गया और पाकिस्तान कहां रह गया, ये खुद पाकिस्तान की आवाम बोल रही है। डिफेंस पे जो जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा भी बच जाता और उनका भी बच जाता। अगर वो बच जाता तो ये गुर्बत भी ना होती। दोनों साथ साथ होते, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, मतलब हर हवाले से हम अब जिस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से पीछे आ गया है। तो इस हवाले से अगर साथ साथ होते तो इट्स पॉसिबल के हम कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते, अच्छी तरक्की कर सकते थे, हमारी एजुकेशन बेटर हो सकती थी। अभी जो लोग जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं और वर्किंग के सिलसिले में जा रहे हैं, अगर हम एक साथ होते तो हमारी वर्किंग की भी सारी सहूलियत होती है, एजुकेशन की भी होती है। ये आवाज आज के पाकिस्तानी नौजवानों की है, जिन्हें 75 साल बाद बंटवारे की तारीख पर फख्र नहीं, रंज है। क्योंकि 75 साल बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तरस रहा है। हम अपने पांव पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश करें। खुद इन्हिसारी वाहिद रास्ता है जो कौमों को इज्जत और वकार से हमकिनार कराता है, मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं। इसके लिए कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। 75 सालों में भारत ने वो दौर भी देखा जब भारत के प्रधानमंत्री ने अकाल और अन्न की कमी से निपटने के लिए देश से उपवास को कहा। देश ने माना। झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। भारत के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक का नारा देते गए। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। देश के किसान मेहनत करते गए। आज का हिंदुस्तान 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज 2.5 साल से दे रहा है और पूरी दुनिया का पेट भरने का जज्बा रखता है। कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी माँ को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो, और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। पाकिस्तान में लिए रोटी के लिए जंग। जब आगे कारोबारी नहीं होगा तो गरीब आदमी खाएगा कैसा? इससे अच्छा तो गरीब आवाम को जहर दे दो आटे में मिला के, वो खा ले इंसान। आटा तकरीबन 2200-2500 का
तो वो आटा चना वाला आज पहुंच गया 3550 का एक्स मिल है। रोज कमाते रोज खाते भाई, हम लोग कहाँ से 500 रुपए लीटर डलवाएंगे, नहीं डलवाते। 75 साल में भारत से कुड़ते कुड़ते पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों के चलते दिवालिया हो चुका है और भारत दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक या रणनीतिक हर ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ किया। We will fight. We'll go back and fight. My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. पाकिस्तान ने कश्मीर की अवैध जिद में भारत पर सीधे हमले बोले तो दुनिया भर में शर्मिंदगी उठी। भारत ने संयम के साथ शौर्य से हर बार जवाब दिया। इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमें अपनी कामयाबी और सफलता का पूरा भरोसा है। मैं इत्मीनान से कहता हूं कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो भारतीय शौर्य के सामने उसके 90,000 से अधिक सैनिकों ने घुटने टेकी और दुनिया ने देखी पाकिस्तान की वो तस्वीर जिसमें उसका पूरा झूठा गुरूर नाक रगड़ता दिखा। दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों के लिए योजनाएं, कल कारखाने, उद्योग और उन्नत कृषि के साथ बड़े अस्पताल, शिक्षा संस्थान खोलता गया। आज़ादी के बाद भारत लगातार प्रगति करता रहा। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो चलता रहा। उसमें बहुत समस्याएं आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई इन जंगों की वजह से। फिर चाइना की जंग भी एक बड़ी जंग थी, लेकिन भारत का फोकस जो था वो डेवलपमेंट पे वो बनाए रखा और हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेस, अब भारत एक बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन हब और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर दुनिया का बनता हुआ है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे सारे दुनिया का प्रोडक्शन होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि धर्म की राजनीति पे उनका जोर था। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद के जरिए भारत को बांटने की जुर्रत की, लेकिन उसे और उसके आतंकवादियों को वो करारा जवाब मिला कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी वाले देश के तौर पर प्रचारित हो गया। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की उन्नति, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी संकल्प है। भारत नए दौर में उरी और पुलवामा अटैक का बदला पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर देने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान का रहा सहा घमंड भी चूर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो उरी के बाद हुई और पुलवामा के बाद में जब इंडिया ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स ना कि पीओके के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो एयर स्ट्राइक्स की, उससे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मिलिट्री जिसमें शामिल है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनकी जो मजबूती थी, जो उनके इरादे थे, वो पाकिस्तान को बहुत सही तरीके से समझ आ गए हैं। 75 साल बाद पाकिस्तान आज भी कटीले तारों की बाड़ों के नीचे से कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है और अपनी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। भारत अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ दुनिया में शांति और शक्ति प्रतीक देश बन चुका है, जबकि पाकिस्तान की परमाणु नीति पूरी दुनिया के लिए एक चुटकुला है। एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। दुनिया के लिए भारत अपने मेक इन इंडिया हथियारों का बाजार खोल चुका है। पाकिस्तान आज भी दूसरे देशों से बचे कुचे पुर्जों के सहारे हथियारों की जर्जर खेप संभालता रहता है।
साल में इतना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना ही अब बेमानी है। लेकिन जब दो मुल्क एक साथ आजाद हुए और लंबा दौर प्रतिद्वंद्विता का रहा हो तो बात निकल ही आती है। पाकिस्तान आज भी आसमान की ओर मदद के लिए तकता रहता है। भारत ने आसमान में तिरंगा लहरा दिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की उमंग में भारत के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सैट का निर्माण किया, जिसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1 all are very grateful to Mr. Prime Minister that he gave us such opportunity that all the girls are able to get hand-on experience on making miniature satellite. It indeed was difficult, but this is a golden and rare opportunity which not everyone gets. दूसरी तस्वीर ये है जो बताती है कि पाकिस्तान ने इन बीते 75 सालों में क्या विरासत तैयार की है। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। आजादी के बाद भारत को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता थी। ताकत पर और काम किया, कमजोरियों से जूझना जारी रखा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी की एक मिसाल है। 59 साल पहले 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। हिंदुस्तान, इंडिया अपनी तरक्की के लिए, अपनी इकोनॉमी को एडवांस करने के लिए, अपने स्पेस प्रोग्राम को एडवांस करने के लिए अभी देखिए कहां तक इंडिया मार्स के आसपास पहुंच रहा है और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया अभी सेल्फ डिपेंडेंट है। हमारी जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड की मानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से मानी जाती है, जबकि पाकिस्तान पहले पूरा अमेरिका पे और आज की तारीख में पूरा चीन के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, चाहे वो स्पेस हो चाहे वो इंटरनल हो। आज भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति है। मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। चांद की मिट्टी में पानी के कणों की खोज करने वाला देश भारत है। दुनिया के तमाम विश्व शक्तियों के लिए भारत सैटेलाइट लॉन्च पैड बन चुका है। 2017 में भारत ने देशी विदेशी कुल मिलाकर 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े और दुनिया को चौंका दिया। घरेलू संचार के लिए उपग्रह तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। फ्यूचर वॉर के लिए भारत अभी से तैयार है। मिशन शक्ति के तहत भारत ने अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रह को मार गिराने की शक्ति भी विकसित कर ली है, जो असाधारण उपलब्धि है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत से काफी पहले ही शुरू कर दिया था। अमेरिका सहित दुनिया भर से वैज्ञानिक पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने लगे थे, लेकिन नियत और नियति ही बदल कर रख दी पाकिस्तान की। भारत से 8 साल पहले 1961 में पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम था सुपरको। भारत के इसरो की स्थापना 1969 में हुई। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान की तानाशाही हुकूमत को तैयार किया था। अब्दुल सलाम को नोबेल पुरस्कार भी मिला। पाकिस्तान आज तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में छोड़ पाया है। दरअसल पाकिस्तान की तानाशाही हुकूमत को स्पेस प्रोग्राम में कोई रुचि नहीं थी। यहया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक के दौर में इसे फालतू की कवायद करार दिया गया था और सारा ध्यान भारत से जंगी अदावत निभाने के लिए मिसाइल और एटम बम की तकनीक पर लगा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो 1977 और जियाउल हक का टाइम जो था एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की इकॉनमी उससे पहले काफ़ी अच्छा कर रही थी। 1971 के बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और उसके बाद में जो उन्होंने अपनी खुद के देश की तरक्की का रास्ता छोड़ करके जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी शुरू की, चाहे वो पंजाब था चाहे वो कश्मीर हो, उससे उनकी जो पूरा का पूरा फोकस
इंडिया सेंट्रिक हो गया और हर बात के ऊपर वो सिर्फ इंडिया इंडिया कश्मीर कश्मीर करते रहे। पाकिस्तान ने अपने नोबेल पुरस्कार विजेता और स्पेस कार्यक्रम शुरू करने वाले वैज्ञानिक अब्दुल सलाम को कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि वो अहमदिया समुदाय से आते थे। उनके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनकी कब्र पर से मुसलमान शब्द तक मिटा दिया गया था। एक भारत है जिसमें मिसाइल तकनीक के हीरो वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। क्रिकेट के मैदान में जब भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती है तो उस मुकाबले को कहा जाता है सुपरहिट मुकाबला। इन 75 सालों में एक दौर वो भी आया था जब पाकिस्तानी टीम भारत के सामने कड़ी चुनौती बनकर अड़ जाती थी, लेकिन ये दौर भी अब आ चुका है कि भारत के क्रिकेट के सामने पाकिस्तानी किसी तिनके से नजर आते हैं। समय के साथ भारतीय क्रिकेट टेस्ट, वनडे और T20 यानी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रौंदता चला गया। जश्न भारत के खाते में है, मातम पाकिस्तान। आजादी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम एक ही थी। कभी इसी टीम से जहांगीर खान खेलते थे, जिनके बेटे माजिद खान ने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की, और इन्हीं जहांगीर खान के भतीजे इमरान खान थे, जो पाकिस्तानी क्रिकेट में लेजेंड प्लेयर रहे और प्रधानमंत्री तक बच गए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट 1952 में शुरू हुआ। पहली बार अपना पहला मैच खेलने पाकिस्तानी टीम एक टेस्ट सीरीज के लिए भारत आई। अब्दुल हफीज कप्तान थे, जो कभी भारत की तरफ से भी खेल चुके थे। दिल्ली में पहला मैच भारत जीता, लेकिन अगले ही मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। 1978 में भारत पाकिस्तान गया। कपिल देव ने इस मैच से डेब्यू किया। पाकिस्तान की एक दुश्मन देश के तौर पर जैसी भूमिका भारत के सामने बन चुकी थी, वो बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आती थी। यहाँ से क्रिकेट में दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दरारें दिखने लगी। मैच इंडिया पाकिस्तान के अलावा कपिल देव वर्सेस इमरान खान, सुनील गावस्कर वर्सेस जहीर अब्बास या जावेद मियांदाद होने लगा। नहीं, देखिए, अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए शुरू में जब हम खेलते थे 70-80 में, तो पाकिस्तान की टीम काफी बेहतरीन टीम थी और उन्होंने भी काफी मैचेस जीते। पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और प्रेशर भी बहुत हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि दोनों कंट्री के जो दर्शक हैं वो इस मैच को बड़े बड़े दिलचस्प से देखते हैं, और आपको पता है कि हमारे रिलेशन उनके साथ इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं रहे अभी तक, जो है कि हम उनके साथ इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। तो प्रेशर देखिए पाकिस्तान के खिलाफ तो रहता ही रहता है, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि उनके खिलाफ प्रेशर नहीं रहता हमें। लेकिन एक पल क्रिकेट में ऐसा आया जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर और क्रिकेट दोनों भारत के सामने अकड़ के साथ अड़ने लगे। वो पल था 1986 वर्ल्ड कप में मियांदाद का ये छक्का। क्रिकेट में राजनीति का दौर भी तभी शुरू हुआ। दर्शक दीर्घा में देशों के प्रधानमंत्री दिखना शुरू हुए। 90 के दशक में पाकिस्तान की क्रिकेट हौसले और खिलाड़ी सब बुलंद थे। 89 में तेंदुलकर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान को पहली बार बुरी तरह चौंकना पड़ा। उनके सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलिंग के आगे सचिन का जमना और उनके छक्के छुड़ाना पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित था। ये वो दौर था जब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को छद्म युद्ध के लिए भेजने लगा और भारत में इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया होने लगी थी। भारतीय क्रिकेट ने पाकिस्तान का सारा गुरूर तब चकनाचूर कर दिया जब कोटला के मैदान में 1999 में करिश्मा हुआ। कुछ महीनों बाद करगिल युद्ध हो गया। भारत ने क्रिकेट में भी इसी समय पाकिस्तान को इंग्लैंड वर्ल्ड कप में धूल चटाई, जो पूरे देश में गर्व और गौरव का कारण बना। जब सौरभ कैप्टन बने तब से मैंने जैसे कहा ना आपको, तब से हमारी जो ग्राफ है क्रिकेट का अगेंस्ट पाकिस्तान वो ऊपर ही बढ़ता चला गया। और अभी तक अगर आप आज की बात भी करेंगे तो हमारी टीम इतनी बेहतरीन टीम है जो कि पाकिस्तान को कभी भी हरा सकती है। जैसे हमारी बैटिंग या बॉलिंग अटैक है इस वक्त, तो उससे मैं समझता हूं कि काफी फर्क पड़ा है। इसके बाद शुरू होता है भारत की दादागिरी का दौर। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को मैच के अंदर और मैच के बाहर मैदान में आंख डालकर जैसे को तैसे जवाब देना शुरू किया।
This has been a lovely innings. भारत ने फिर कभी पाकिस्तान को सर नहीं उठाने दिया। 2004 में पाकिस्तान को पाकिस्तान में सीरीज हराई, 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराया। भारत में आज IPL इंडियन क्रिकेट का दुनिया में रुतबा है। पाकिस्तान अपने अतीत की तस्वीरें लिए वर्तमान में अपनी बदहाली पर सर पीट रहा है। पाकिस्तान में तानाशाहों और आतंकवादियों के लिए हालात हमेशा माकूल रहे, लेकिन जनता धीरे धीरे बद से बदहाल होती गई। भारत में अधिकार मिले तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार छिने। सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि आम पाकिस्तानी के लिए भी बीते 75 साल में पाकिस्तान नर्क बन गया। भारत में हर धर्म के लिए अपनी मान्यताओं, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ने की आजादी है। धार्मिक आधार पर भेदभाव भारत के स्वभाव में न 75 साल पहले था, न आज है। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की त्रासदी ये रही कि वो आम पाकिस्तानियों के लिए भी कभी एक आइडियल स्टेट नहीं बन सका। एक ऐसा देश जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपने नागरिकों को एक बेहतर जिंदगी दे पाता। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चाय के एक प्याले को कम करके पाकिस्तान अपने हालात पर बहते आंसू पोंछना चाहता है, और ये तस्वीर 75 साल की आजादी के बाद आज के पाकिस्तान की है। रोटी खानी बहुत औखी मुश्किल हो गई है। पहले देखिए पेट्रोल महंगे, हर चीज महंगी, बिजली भी महंगी कर दी, हम कहाँ जाएंगे? असली तो कहने गरीबां मार दे रोला मुकान। बहुत बड़ी ज्यादती ना, पहले देखिए पेट्रोल महंगे, हर चीज महंगी, ऊपर से उन्होंने बिजली महंगी कर दी है, तो 30,000 या 25,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भी डलवाना है, बिजली भी महंगी कर दी है, हम कहाँ जाएंगे? जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को पंजाब प्रांत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र मिले, लाहौर और कराची जैसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कारोबारी शहर मिले। पहला पंजाब नेशनल बैंक मिला, जिसकी नींव कभी लाला लाजपत राय ने रखी थी। 1960 में उसकी पर कैपिटा GDP भारत से अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी भारत के बराबर भी नहीं आ पाया। नतीजा वहां की जनता भुगत रही है। 1997 में भारत ने अपनी कुल GDP का 3.36% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया। इसी साल पाकिस्तान ने कुल GDP का 3.02% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया। 20 साल बाद भारत की भागीदारी अपने देश की शिक्षा में 4.30 थी, जबकि पाकिस्तान की घटकर 2.89% रह गई। 2019 में भारत ने कुल GDP का 4.40 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया और पाकिस्तान में 2.50% रहा कुल GDP में ये खर्च। हर फील्ड में एजुकेशन का विस्तार हुआ, बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा बहुत जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज थे, जैसे कि न्यूक्लियर फील्ड, स्पेस की फील्ड, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। फिर उसके अलावा ये था कि एक सोच थी कि भारत में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, भारत किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट न रहे। ये सोच थी, जो सोच लगातार बनती चली गई। अब यह है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली, इसकी इकनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है इस वक्त। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में भारत 66वीं रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान 195 देशों में 130वें नंबर पर है। ओमान, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ईरान, बांग्लादेश, केनिया, नाइजीरिया, तंजानिया जैसे मुस्लिम देश भारत पर ही भरोसा करते हैं। इन देशों में से 2 मिलियन लोग हर साल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत आना पसंद करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर, नफरत छोड़कर, दुश्मनी भुलाकर बार बार देश के लोगों के लिए काम करने का आह्वान किया। दरअसल अपने जन्म के समय से ही पाकिस्तान खेमेबाजी में फंस गया। शुरुआत में अमेरिका की शरण में रहने से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभियान
गरीबी आदि के नाम पर मोटी रकम मिलती रही और धीरे धीरे ये देश खैरात पर ही निर्भर होता चला गया। अब चीन के रहमो करम पर है तो वहाँ पाकिस्तान ने अपनी पगड़ी ही बीजिंग में गिरवी रख दी है। पाकिस्तान बन तो जरूर गया लेकिन कभी उभर नहीं पाया एक अच्छे देश। वो एक वीक डिपेंडेंट स्टेट के रूप में पश्चिमी देशों की इंटरेस्ट को सर्व करता रहा जब से बना है। पहले जो पश्चिमी देश और इसको मुल्क को चलाने के लिए उन्हीं ने तुरंत कुछ ही समय के बाद कोल्ड वार जैसे ही शुरू हो गई तो उन्हीं ने सेंटो की मेंबरशिप ले ली। फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिश बैक मिलिट्री अलायंस था वेस्टर्न नेशंस का उसको ज्वाइन किया। फिर उसके अलावा बाद में उन्हीं ने अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व किया चाहे अफ़गानिस्तान हो इस पूरे क्षेत्र में। फिर उसके अलावा बाद में इन्हीं ने अब चाइनीज़ इंटरेस्ट को वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो वो एक देश के रूप में तो इमर्ज हो नहीं पाया, एक अरेंजमेंट की तरह से बन गया। भारत ने अपनी नीतियों में भारत को सर्वोपरि रखा। भारत के हित के साथ कभी किसी भी शक्ति या महाशक्ति से समझौता नहीं किया। 75 साल आजादी के बीतते बीतते पाकिस्तान को भी भारत की ताकत का एहसास हो चला। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। देर हुई पाकिस्तान को अपने हालात को समझने में, क्योंकि अब वो कर्ज और खैरात के उस दलदल में डूब चुका है जहां से निकलने में उसे शायद सदियां लगें। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, ऐसा लगता है कि वो हर बीतते दिन के साथ कुछ कदम पीछे ही लेता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।